हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विभव तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो बायोलॉजी को दो पार्ट में ही डिवाइड किया गया था। एक था प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत और दूसरा था एनिमल किंगडम। तो आज से हम प्लांट किंगडम की शुरुआत कर रहे हैं। जो पहले के लेक्चर्स हैं, जो पहले की वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन सभी वीडियोस को अच्छे से बार बार देखते रहिए और रिवीजन करने से ही आगे एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिलेगी। आप एक बार पढ़ लिए हैं, लेकिन आप उसको हर एक वीक में एक बार अगर रिवाइज़ करते रहेंगे या एक कोई दिन ऐसा डिसाइड करिए जिस दिन आपको अपने सिलेबस का, अपने हफ्ते भर में जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनका रिवीजन करिए। उसी के साथ साइंस का जो ये पोर्शन है, ख़ास तौर पे बायोलॉजी, अगर देखें तो एग्ज़ाम्स में, सभी भी एग्ज़ाम्स में अगर साइंस के पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो बायोलॉजी ही है। तो आप लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे वीडियोस बार बार देखते जाएंगे और साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, जो कि परीक्षा मंथन पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर भी सॉल्व हो रहे हैं, तो जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम, उसके बारे में हम एक संक्षिप्त विवरण में पढ़ेंगे। अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरत ऐसी थी कि जो है पादप जगत को कई क्लासिफिकेशन किया गया, पादप जगत को कई भागों में बांटा गया। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पादप जगत या प्लांट किंगडम का जो विवरण था वो या क्लासिफिकेशन था वो किया किसने था। तो एक आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर ने ही जो है प्लांट का जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में आज से हम शुरू कर रहे हैं बॉटनी, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जितने भी पादप हैं वो सभी एक साथ एक ग्रुप में ही क्यों नहीं रख दिए गए? क्या उनमें विभिन्नताएं थी कि उनके लिए अलग अलग समूह बनाना पड़ा, और उनके समूह में क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से उनमें विभिन्नताएं पाई गईं? इन सभी की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो बॉटनी है, तो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिए। फिर अगर हम देखें तो जो वनस्पति जगत था आपका, ये जो बॉटनी था, इसका जो है वर्गीकरण या कह लीजिए क्लासिफिकेशन ये किसने किया था? तो एकलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही वनस्पति जगत का विवरण किया था, वर्गीकरण किया था। तो अगर हम इसके वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन को देखें, पादप जगत के वर्गीकरण को देखें, तो जो प्लांट किंगडम है इनको दो भागों में सबसे पहले बांटा गया। एक था आपका क्रिप्टोगैम्स और दूसरा था फेनोरोगैम्स। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि प्लांट किंगडम्स को मेजर तौर पे सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। एक था क्रिप्टोगैम, दूसरा था फेनोरोगैम। क्रिप्टोगैम का क्या खासियत है, क्या कैरेक्टर्स है, और फेनोरोगैम्स में क्या खासियत है, मतलब इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस था जिसकी वजह से ये दो ग्रुप बनाए गए? एकलर ने जो ये दो ग्रुप बनाए, इसके पीछे क्या वजह थी? तो जो क्रिप्टोगैम्स है उसमें जो है जो पादप आते हैं वो अपुष्पीय पादप आते हैं, मतलब कि उसमें फल, फूल, बीज ये सब नहीं पाए जाते हैं। जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब जो क्रिप्टोगैम्स में पादप पाए जाते हैं अपुष्पीय पादप होते हैं और ये इनमें ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। जबकि अगर फेनोरोगैम्स में देखें, आप पुष्पीय पादप में अगर देखें तो इसमें फल, फूल, बीज ये सब मिलते हैं। तो एक ये बेसिक डिफरेंस था इन प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड करने का। इसके बाद अगर हम क्रिप्टोगैम्स में देखें तो फर्दर क्रिप्टोगैम्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, और क्रिप्टोगैम में तीसरा जो डिवाइड किया गया है वो है टेरिडोफाइटा। इधर हम अगर फेनोरोगैम्स में देखें तो फेनोरोगैम्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है? जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी, मतलब जिनके बीज के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में होता है जो है वो आवृत बीजी, मतलब इनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर कवरिंग होती है। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, और दूसरा होता है डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री।
ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए मोटा मोटा, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर एग्ज़ाम्स में कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि भाई क्या बेसिस था जिसके आधार पर इनको मतलब डिवाइड किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, तो आपको क्रिप्टोग्राम और फेलोग्राम में डिफरेंस ज़रूर पता होने चाहिए। क्योंकि क्रिप्टोग्राम्स में मैंने बताया कि फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स नॉट फाउंड, और जो फेलोग्राम्स है यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो क्रिप्टोग्राम्स में आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में देखेंगे, थैलोफाइटा में 3 चीज़ें हैं, जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, लाइकेन है। इसके अलावा हम यहाँ पे वायरस भी पढ़ लेंगे, बैक्टीरिया भी पढ़ लेंगे, क्योंकि थैलोफाइटा का जो समूह है वो सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। तो थैलोफाइटा से हम लोग स्टार्ट करते हुए थैलोफाइटा पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत जितनी चीज़ें हैं एल्गी, फंजाई, लाइकेन, इसको पढ़ेंगे। फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे लगता है कि जितना आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ तक, वहाँ तक मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से एक एक चीज़ समझा के बताऊँगा। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट करने हैं तो आप पेन पेपर अपने साथ में रखिए, और जैसे ही मैं कुछ बताऊँ एक्स्ट्रा पॉइंट तो आप चाहें तो वहाँ पे नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ही अगर वीडियो डाउनलोड PDF डाउनलोड करके आप उसके बगल में ही एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थैलोफाइटा समूह को। जो थैलोफाइटा समूह है, ये देखिए, ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो इस ग्रुप को कॉमनली हम लोग शैवाल ग्रुप भी कह देते हैं। जो थैलोफाइटा समूह है ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस ग्रुप को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, शैवाल ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक। थैलस का मतलब क्या होता है, जैसे थैलोफाइटा है, थैलस का मतलब होता है कि फैला हुआ, ठीक है। और थैलोफाइटा का खासियत क्या होता है कि इसका शरीर जो होता है वो, मतलब इसका जो शरीर है उसमें जड़, तना, पत्ती, इन सभी में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर उसमें आप, इसका सबसे प्रमुख लक्षण ही यही है थैलोफाइटा का, कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इस जगत का जो पौधे हैं, इस जगत में थैलोफाइटा समूह के जो पौधे हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ इन सब का जो है अभाव होता है, मतलब ये नहीं पाए जाते हैं या आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और इस जगत के पौधों में या थैलोफाइटा के समूह जो पौधे होते हैं उसमें भ्रूण नहीं बनता है, और इसमें संवहन बंडल भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अच्छा, संवहन बंडल क्या होता है, संवहन ऊतक जो होते हैं वो होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि जो थैलोफाइटा ग्रुप के मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर किसी भी वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू या फूड ट्रांसपोर्ट टिश्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पे आपको संवहन ऊतक नहीं मिलते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊँगा, बट अभी मैं आपको एक जाइलम और फ्लोएम का जो मेन काम है एक ट्रिक से बता देता हूँ, जैसे कि उसको याद करने का सब लोग यही ट्रिक रखते हैं। ज से जाइलम और फ से फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल को पहुँचाना, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम, फ से फूड, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को पहुँचाता है। तो इसमें क्या है कि थैलोफाइटा के जो समूह हैं इसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं इसमें आपके संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं पाए जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं और इनके अंदर किसी भी वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो थैलोफाइटा में हम लोग देखिए किसका किसका अध्ययन करेंगे, शैवाल का करेंगे, जीवाणु का करेंगे, कवक का करेंगे, लाइकेन, विषाणु, इन सभी का अध्ययन हम लोग यही थैलोफाइटा में ही अध्ययन कर लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इस जगत में सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, शैवाल का, एल्गी का अध्ययन सबसे पहले होगा। तो थैलोफाइटा की फीचर्स आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आपको कॉमनली, अब देखिए थैलोफाइटा समूह में जितने भी स्पीसीज आएंगे या प्लांट्स आएंगे उन सभी का जो है आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया होगा कि इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी है, इनका शरीर कैसा है, थैलस है, इनमें जो है संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पुट होंगे, तो आप अगर एक बार अच्छे से वीडियो सुने रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें शैवाल, तो शैवाल क्या होता है, एल्गी क्या होता है। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था कि भाई शैवाल का अध्ययन किस मतलब ब्रांच में किया जाता है, क्या होता है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं,
फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी भी बोला जाता है या एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्गी का मतलब क्या होता है? जैसे एल्गी है, एल्गी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? सीवीड बोल सकते हैं, मतलब समुद्री खरपतवार भी बोल सकते हैं, ठीक। तो एल्गी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? समुद्री खरपतवार या सीवीड भी बोल सकते हैं। जो फाइकोलॉजी है, जिसमें हम लोग, या एल्गोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका जो जनक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको कहा जाता है? फ्रिश को कहा जाता है। आप स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन में मान लीजिए आपको समझ में ना आए तो फाइकोलॉजी का जनक जो है वो फ्रिश है, FRISTCH। तो फ्रिश जो है वो फाइकोलॉजी के जनक हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय फाइकोलॉजी का जनक कौन है, तो मॉप आयंगर एक साइंटिस्ट थे, वो जो है भारतीय फाइकोलॉजी के जनक थे। वैसे इतना डीप में नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है फाइकोलॉजी का जनक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एल्गी के जो है फीचर्स को अगर देखा जाए, तो एल्गी के जो फीचर्स हैं, क्या होता है कि ये लगभग अगर हम देखें तो 3000 टाइप के जो है एल्गी पाए जाते हैं। और एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? मतलब अभी तो मैंने आपको बताया कि ये पानी में पाए जाते हैं, जो थैलोफाइटा समूह में है, जो ग्रुप में जो प्लांट्स आते हैं वो पानी में पाए जाते हैं। तो अगर देखिए तो एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी तथा ताजे जल दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं। एल्गी की एक विशेषता ये है कि एल्गी जो है वो पर्णहरित युक्त होता है, मतलब क्लोरोफिलस होता है। क्लोरोफिल होता है मतलब क्या है? क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये क्या कर लेंगे? फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेंगे। जो लोग अपना भोजन बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो अगर आप एक सीक्वेंस में ऐसे बना के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। तो क्लोरोफिल पाया जाता है एल्गी में, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये फूड को किस फॉर्म में अपने अंदर जमा करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में, मंड के फॉर्म में ये फूड को जमा करके रखते हैं। एल्गी की जो कोशिका भित्ति है या सेल वॉल कह लीजिए, तो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। इसके बाद हम देखें तो एल्गी जो है क्या करता है हमारे वायुमंडल में? जैसे क्या होता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर क्या होता है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो ये एल्गी है, एल्गी का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारे वायुमंडल में जितना आधे से ज़्यादा जो CO2 होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? एल्गी के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको लिख लीजिए कि हमारे वायुमंडल में आधे से ज़्यादा CO2 का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? एल्गी के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे छोटी एल्गी का नाम क्या है और सबसे बड़ी एल्गी का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे जो छोटी एल्गी है, स्मॉलेस्ट एल्गी, उसका नाम है एसिटुबुलेरिया, ACETVULERIA। एसिटुबुलेरिया नाम है स्मॉलेस्ट एल्गी का। और जो लार्जेस्ट एल्गी है उसका नाम है मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। तो ये लगभग 50 मीटर लंबी होती है और इसको हम लोग जो है कह लीजिए तो दैत्याकार समुद्री घास भी बोलते हैं। तो एल्गी का जो इतना बेसिक आपको जानकारी देनी थी मुझे कि एल्गी का अगर कोई पूछे आपके बारे में कि एल्गी क्या होता है, तो इतनी चीज़ें मुझे लगता है सफिशिएंट हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए ये एल्गी के स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनको देख लीजिए। इनका स्ट्रक्चर कैसा है? थैलस जैसा स्ट्रक्चर है सबका। तो स्ट्रक्चर से तो आपको क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन ही आएंगे आपसे। तो आपको यहाँ पे तब भी एक इमेज आपके मन में बनी रहेगी, तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एल्गी के प्रकार। तो शैवाल जो होते हैं वो मुख्यतः जो है वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है, शैवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, दूसरा है फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और तीसरा है रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गी। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, और अगर आपको जो है नोट डाउन करना हो तो आप पेन पेपर लेके उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम क्लोरोफाइसी का डिस्कस करें, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो इसके कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो क्लोरोफिल A और B जो है वो क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी में मिलता है, ठीक है। ये जो क्लोरोफाइसी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? मोस्टली ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। और इनमें जो फूड होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। स्टार्च इज स्टोर्ड फूड मटेरियल किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफाइसी के अंदर। मतलब जो ग्रीन एल्गी है इसके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में। और ये एक तरीके से कह लीजिए तो ये क्लोरोफाइसी जो है वो एडवांस एल्गी है। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत कौन कौन सी एल्गी आती हैं? पहला है वॉलवॉक्स, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। ये सभी क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी।
जो ब्राउन एल्गी है इसके अंतर्गत कौन कौन से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी आते हैं, साथ ही साथ इसमें कैरोटिनाइड्स और जेंथोफिल्स होते हैं। तो एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि फियोफाइसी में कौन कौन से क्लोरोफिल ए, सी और क्या पाए जाते हैं, कैरोटिनाइड्स और जेंथोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और इसमें जो फूड मटेरियल रहता है वो मैनिटॉल के फॉर्म में जो है स्टोर रहता है। तो मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फियोफाइसी। उसमें क्या था, क्लोरोफाइसी में स्टार्च था, फियोफाइसी में मैनिटॉल है। फिर हम आते हैं रोडोफाइसी में, जिसको हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। तो रेड एल्गी में अगर हम देखें रोडोफाइसी में, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और इसमें जो आपका फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च इज फूड मटेरियल। तो यहाँ पे जो फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च इज फूड मटेरियल। और इसमें जो ये लाल रंग होता है रोडोफाइसी का, जो ये लाल रंग होता है जिसको हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं, तो ये लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो ये लाल रंग आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से होता है। रोडोफाइसी का जो लाल रंग होता है वो आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से होता है। तो इन तीनों के बारे में जितनी चीज़ें मैंने बताई वो एग्ज़ाम्स में इससे ज़्यादा बाहर से नहीं पूछा जा सकता है। और रोडोफाइसी के अंतर्गत आपके ग्रेसिलेरिया आता है, जेलेडियम आता है, पॉलीसाइफोनिया आता है, पोरफायरा आता है, ये सभी क्या हैं, रेड एल्गी हैं। फियोफाइसी में आपके कौन कौन से आते हैं, लेमिनेरिया है, सारागासम है, फ्यूकस है, ठीक है, और एक्टोकार्पस है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो 2-4 बार देखेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में यहाँ बताया जा रहा है। तो सीक्वेंस में अगर आप हर चीज़ अगर कनेक्ट करते चलेंगे तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम आते हैं शैवालों के आर्थिक महत्व पे, कि शैवाल किस लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, और इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो शैवालों के आर्थिक महत्व में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो शैवाल हैं वो हमारे खाद्य के रूप में, हमारे फूड मटेरियल के रूप में जो जो शैवाल यूज़ होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। शैवालों में क्या रहता है कि ये बहुत प्रोटीन रिच होते हैं, इनके अंदर अमाइनो एसिड होता है, शुगर होता है, विटामिन होता है, और मिनरल्स भी इनमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए हम लोग शैवाल्स को फूड मटेरियल के रूप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो अगर एक शैवाल है जो कि हमें किससे मिलता है, अगर जो है हमें जेलिडियम प्लस ग्रेसिलेरिया नामक एल्गा से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये क्या बनाने का काम आता है, ये जैम जेली बनाने के काम में आता है। तो अगर किस जो है वो किससे मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, और ये एल्गा से मिलता है, और ये जैम जेली बनाने के काम में आता है। इसके अलावा हम देखें तो नॉस्टॉक को जो है चीन में भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। जो नॉस्टॉक होता है, शैवाल होता है, उसको चीन में हम लोग भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया हो गया, ये सब शैवाल क्या होते हैं, जानवरों के खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, फ्यूकस और लेमिनेरिया। रोडोमेरिया नामक शैवाल जो है वो तंबाकू की भांति खाया जाता है, जैसे तंबाकू लोग नहीं खाते हैं, खैनी कह लीजिए, तो रोडोमेरिया नामक शैवाल जो है वो तंबाकू की बात जो है तंबाकू की तरह यूज़ किया जाता है। और पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सारागासम हो गया, ये सभी क्या हैं, समुद्री शैवाल हैं जो क्या होते हैं, भोजन में यूज होते हैं। कौन कौन से, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम। तो यहाँ पे मैंने सभी का नाम लिख दिया है, कौन कौन से शैवाल खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ होते हैं, और इनको एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता भी दिया। इसके बाहर एग्ज़ाम्स में मुझे नहीं लगता है कि कोई और सवाल पूछ लिया जाए आपसे। तो आप यहाँ पे अगर पूरी चीज़ें देख लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे अपना अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में, तो किसी भी एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा शैवाल से तो आप वहाँ पे उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम देखें तो शैवाल जो है व्यवसाय के रूप में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो शैवाल का जो है व्यवसाय के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। जो शैवाल सारगासम होता है उसका क्या होता है, जापान में उससे कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। ऊन जिससे स्वेटर वगैरह बिनते हैं, तो वो सारगासम शैवाल से जापान में क्या होता है, कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। और एक शैवाल होता है कैराड्रस शैवाल जो होता है वो शैम्पू और जूतों की पॉलिश बनाने के काम में आता है। तो ये सब किस में आपके आ गए, ये सब व्यवसाय में ही तो यूज हो रहे हैं आपका। और जो ये अगर अभी मैंने आपको बताया, अगर शैवाल का इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरिया कल्चर में भी किया जाता है। और डाई एटोमाइट जो है वो डाई एटम्स शैवाल से प्राप्त होते हैं, जो फिल्टर और इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जितने सवाल मैंने यहाँ पे आपको बता दिए एक जगह कलेक्ट करके, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। इसके अलावा देखें तो लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस शैवाल का जो है प्रयोग वो आयोडीन, ब्रोमीनम और एसीटोन बनाने में होता है। लेमिनेरिया और फ्यूकस शैवाल का प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीनम और एसीटोन बनाने में होता है। ठीक है, कार्जिनिन किस में यूज़ होता है, कार्जिनिन इज यूज्ड एज इमल्सीफायर। किस में यूज़ होता है, कार्जिनिन यूज्ड एज एमल्सीफायर इन पेंट्स एंड टूथपेस्ट एंड चॉकलेट्स। तो
जितने भी शैवाल आपके व्यवसाय में यूज़ होते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। शैवाल जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, कृषि में होते हैं, अपने बहुत, ये तो एग्ज़ाम्स में मतलब मुझे लगता है कि हर चौथे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, कि जो नॉस्टॉक और एनाबीना होते हैं वो क्या करते हैं, वो शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। तो कौन से जो है शैवाल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, नॉस्टॉक और एनाबीना। यहाँ से क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कई एग्जाम्स के पेपर्स में देखे हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग इसका नाम पता कर लीजिए, नाम नोट कर लीजिए। नॉस्टॉक और एनाबीना शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग जो है भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है, ठीक है। और एक शैवाल है सल्फेड्रस एल्गी जो होता है वो क्या करता है, सल्फेड्रस एल्गी, मैं आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता देता हूँ, ये जो है जब मैं अभी आपको इसके हानिकारक इफेक्ट भी कुछ बताऊँगा तो वहाँ बता दूँगा। तो ये रेड रस्ट क्या करता है, टी प्लांट्स में करता है, ठीक है, वहीं पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जो सिफेलोरस एल्गी होती है वो रेड रस्ट करती है टी प्लांट्स में। तो शैवाल का कृषि में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला दो नॉस्टॉक और एनाबीना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखें तो शैवाल जो है औषधि में या मेडिसिनल यूज़ ऑफ एल्गी क्या है। तो आप जानते हैं कि जो क्लोरेलिन होता है, एंटीबायोटिक होता है, वो कहाँ से मिलता है, वो क्लोरेला शैवाल से तो बनाया जाता है। जो क्लोरेलिन एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, वो कहाँ से मिलता है हमें, वो क्लोरेला नामक शैवाल से ही तैयार किया जाता है। और जो कारा और नाइट्रेला हैं शैवाल, ये क्या होते हैं, मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। कौन कौन से, कारा और नाइट्रेला। तो आप इनका नाम एक जगह नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं शैवाल जो है, कौन कौन से शैवाल हमारे जैव अनुसंधान कार्यों में यूज़ होते हैं। तो जैव अनुसंधान कार्यों में हमारे जैसे क्लोरेला हो गया, इसका यूज़ कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण में यूज़ होता है। एसिटोब्यूलेरिया हो गया, वेलोनिया हो गया, ये सब हमारे क्या है, ये बायोलॉजिकल रिसर्च में इनका यूज़ होता है। जो जैव अनुसंधान कार्य में जो जो शैवाल यूज़ होते हैं कौन कौन से हैं, क्लोरेला है, एसिटोब्यूलेरिया है और वेलोनिया है। तो आप इन तीनों को यहाँ पे नोट कर लीजिए। जो क्लोरेला होता है इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। हमारे शरीर को प्रोटीन एक अच्छे अमाउंट में चाहिए, ठीक है। हमारे भोजन में ही प्रोटीन नहीं होगा तो हमको बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो जो क्लोरेला होता है वो प्रोटीन रिच होता है। तो जब ये अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे इसको खाने के लिए यूज़ करते हैं। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि क्लोरेला को जो है कौन सी एल्गी को जो है स्पेस ट्रैवलर्स या अंतरिक्ष यात्री जो है खाने के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो क्लोरेला होता है। तो इतने पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए, एक जगह कंबाइंड करके सारे भी जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं या जो नहीं भी पूछे गए हैं, उन सभी को मैंने एक जगह बता दिया। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, जितने भी सवाल आपने पढ़े हैं ये सभी क्या होते हैं, ये सभी यूकैरियोट्स होते हैं। एक पॉइंट आप और जो नोट कर लीजिए, डिफरेंस पे पूछा जा सकता है। जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, मगर जितने भी सवाल आपने अभी तक पढ़े वो सभी क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। लेकिन जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये प्रोकैरियोट्स होता है। मैंने आपको दूसरे ही लेक्चर में बताया था कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में, तो पूरा वहाँ पे मैंने डिटेल से समझाया है। लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और बाकी जितने भी जो हैं एल्गी हैं, चाहे रेड हों, ब्राउन हों, ग्रीन हों, वो सभी क्या हैं, यूकैरियोट्स एल्गी हैं। ठीक है, जो ये नील हरित शैवाल हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और ये क्या करते हैं, अभी मैं जब आपको बता रहा था एग्रीकल्चर में, तो हाँ मैंने बताया था ये क्या करते हैं, ज़मीन की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। कौन, नील हरित शैवाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को जो है बढ़ा देता है। कहीं कहीं ये मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो ये ब्लू ग्रीन होता है इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैंने भी आपको बताया गया कि एल्गी जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं। सारी जितनी भी डिटेल्स चीज़ें थी मैंने एक जगह पर आपको सारी बता दी। इसके बाद अगर हम देखें तो शैवाल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आगे भी मैं लाइकेन जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। लेकिन अभी शैवाल जो होता है एल्गी और कवक मतलब फंजाई, तो शैवाल और कवक जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, मतलब सहजीवन में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो उसी प्रावस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। जब मैं लाइकेन में डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल से अच्छे से समझाऊँगा कैसे ये एक दूसरे के साथ सहजीवन बिताते हैं। ठीक है, और एल्गी में जो है वो गमन कैसे होता है, मतलब चलते कैसे हैं, तो ये फ्लैजेला द्वारा गमन करते हैं।
शैवाल में अगर जनन देखें, रिप्रोडक्शन देखें, तो शैवाल में जो है 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जनन इसमें 3 तरीका से होता है। पहला होता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो ये कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये 3 विधियों से होता है एल्गी में। पहला है द्विविखंडन, दूसरा है खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, और तीसरा है मुकुलन। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो द्विविखंडन में क्या होता है कि इसमें कोशिका जो है 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, ठीक है। द्विविखंडन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कोशिका 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, जैसे कि एक कोशिकीय शैवाल। और खंडन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है जो है कि शैवाल का जो थैलस होता है वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, और प्रत्येक थैलस से क्या होगा, एक नए एल्गी का जन्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ लीजिए यूलोथ्रिक्स, ठीक है, तंतुरूपी शैवाल जो होते हैं, फिलामेंटस एल्गी। तो द्विविखंडन से हो गया, खंडन से हो गया, ये सब मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता रहा हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, द्विविखंडन, खंडन और मुकुलन। तो मुकुलन जो होता है बडिंग होता है, एक होता है खंडन फ्रेगमेंटेशन होता है, और एक होता है द्विविखंडन, ठीक है। तो कायिक जनन 3 तरीके से होता है। इसके बाद हम देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, ये स्पोर्स के द्वारा होता है। मतलब एल्गी में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, मतलब बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। और ये बीजाणु कैसे होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होता है जू स्पोर और एक कई अदर स्पोर होते हैं। तो जू स्पोर जो रहता है, चल स्पोर जो रहता है, चल बीजाणु जो रहता है वो अनुकूल परिस्थितियों में बनता है, ठीक है। और क्या होता है, ये मोटाइल होता है। जबकि जो अदर स्पोर्स रहते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे कि एप्लेनोस्पोर हो गया, ऑटोस्पोर हो गया, हाइप्नोस्पोर हो गया, एकाइनीट हो गया। तो आपको इनके रिप्रोडक्शन के बारे में इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको ज़रूर पढ़ते रहिए कि एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। तीसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखिए तो 3 तरह का होता है एल्गी में। पहला होता है आइसोगैमस मतलब समयुग्मकी, दूसरा है अनआइसोगैमस असमयुग्मकी, और तीसरा है ऊगैमस अंडयुग्मकी। तो जो आइसोगैमस होता है, समयुग्मकी होता है, इसमें क्या होता है कि फ्यूजन गैमीट जो होते हैं वो आकृति में समान होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। तो आइसोगैमस में क्या होगा, फ्यूजन गैमीट जो हो गए आकृति में समान होंगे। एनआइसोगैमी जो होगा, एनआइसोगैमस जो होगा असमयुग्मकी, इसमें क्या होगा, फ्यूजन गैमीट्स जो होंगे वो आकृति में असमान होंगे। और जो ऊगैमस होगा, अंडयुग्मकी होगा, इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल और छोटा होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल और बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए वॉलवॉक्स और फ्यूकस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी, ठीक है। और जो अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें, अगर इसके हम शैवाल के सेक्स ऑर्गन की बात करें तो कारा को अगर देखें तो कारा का जो नर जननांग एंथ्रीडियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल बोलते हैं। मादा जननांग जो ऊगोनियम होता है उसको हम लोग न्यूक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इतने जितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए एल्गी के, एग्ज़ाम्स में इससे बाहर तो कभी जा ही नहीं सकता है। तो इतना आप लोग अगर नोट कर लिए, इतना पढ़ लिए हैं तो मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम्स में इतना सफिशिएंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो कि है फंजाई। तो कवक के बाद हम लोग थैलोफाइटा समूह के दूसरे ग्रुप का अध्ययन करेंगे जो कि है फंजाई। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। जब मैं वहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको पहले पढ़ा रहा था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि और फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम भी बोल देते हैं। तो स्टडी ऑफ फंजाई क्या होता है, माइकोलॉजी। और फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी मतलब कि जो कवक विज्ञान के जनक हैं या कह लीजिए तो उनको किसको बोलते हैं हम लोग, पीए मिकेली को बोलते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, पीए माइकेली कह लीजिए, माइकेली MICHELI, ठीक है। तो शैवाल के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कवक पढ़ रहे हैं। तो फंजाई जैसे हमने जब शैवाल पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जबकि फंजाई के अंदर क्या होता है, वो क्लोरोफिल नहीं होता, ये एक क्लोरोफिललेस होता है। मतलब कि इनके अंदर फंजाई के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और इनके अंदर भोजन का निर्माण भी नहीं होता है। जबकि एल्गी के अंदर आप देखेंगे तो वो क्लोरोफिलस होता है और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती थी, वहाँ भोजन का निर्माण होता था, उनको ऑटोट्रॉफी इसीलिए हम कहते थे। जबकि फंजाई के अंदर देखेंगे तो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और भोजन का निर्माण नहीं होता है। ये भी थैलोफाइटा ही समूह के हैं, ठीक है। फंजाई भी
थैलोफाइटा समूह के ही होते हैं। फंजाई जो है मोस्टली क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, माउल्ट्स हो गया, मशरूम हो गया। तो फंजाई कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई क्या होते हैं, असंवहनीय होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम इनमें भी एब्सेंट होता है। जैसे कि आपको जब एल्गी में बताया था कि वहाँ भी असंवहनीय है, मतलब उनमें भी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट था, और यहाँ भी आपका जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, एब्सेंट होता है। जाइलम का काम क्या होता है, जल पहुँचाना, ज से जाइलम, ज से जल, और फ्लोएम क्या होता है, फूड, फ से फ्लोएम और फ से फूड। तो आपसे अगर जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी पूछ लिया जाए कि इनका क्या काम है, तो आप इसको भी बता सकते हैं बिना कुछ और पढ़े भी। तो आगे जब आएगा जाइलम फ्लोएम, मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स इसके बारे में और अच्छे से बताऊँगा। फिर अगर हम देखें तो जो ये फंजाई होता है या कवक होता है, इसकी कोशिका भित्ति किसके अंदर, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, यहाँ पे फंजाई का स्ट्रक्चर मैंने बताया, आपने कहीं कहीं इसको भी देखा भी होगा। तो यहाँ पे देखिए जो है, जो फंजाई का स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई में देखिए तो यहाँ कई माइसीलियम है। देखिए जो यहाँ रूट्स हैं वो माइसीलियम होते हैं। तो माइसीलियम क्या होता है, कई सारे फिलामेंट्स से बना होता है, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम हाइफी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है फंजाई का, जिसको आप देख लीजिए। फिर इसके बाद हम जो है आते हैं आगे। तो जो फंजाई होते हैं या कवक होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, मतलब कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मतलब कि ये कुछ जो है कवक क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। तो जो सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं, सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी कवक होते हैं, ये कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया। और जो ये पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, ये कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, ये जीवित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि हो गया टेफ्रीना हो गया, पक्सीनिया हो गया। तो एग्जाम्पल्स भी आपको जो है आपको पता होने चाहिए। सैप्रोफिटिक क्या होता है फंजाई, और पैरासिटिक फंजाई क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और फंजाई जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं। अच्छा, ये फंजाई जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, तो जो फंजाई होता है ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और लाइकेन के बारे में मैं जब एल्गी बता रहा था तो वहीं बता दिया था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है एल्गी और फंजाई का, उसे ही लाइकेन कहते हैं। जब अभी लाइकेन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट करिए आप, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, माइकोराइजा क्या होता है। तो माइकोराइजा क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कवक मूल बोलते हैं। तो जो ये उच्च पादपों की जड़ें होती हैं, और जो फंजाई के बीच जो सहजीवन पाया जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि उच्च पादपों की जड़ों एवं फंजाई के बीच पाए जाने वाले सहजीवन को ही क्या बोला जाता है, माइकोराइजा या कवक मूल कहते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स जितने मैंने आपको बता दिए, इतना आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी रिप्रोडक्शन अगर देखें तो फंजाई में रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो है 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाय बडिंग, बाय फिशन और फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होता है, जैसे कोनिडिया हो गया, जूई स्पोर्स हो गया। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स और ऊ स्पोर्स से होता है। तो रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे जो है 3 टाइप का हो गया। फंजाई का स्ट्रक्चर आप देख ही चुके हैं। अच्छा, फंजाई का ये भी एक पॉइंट है कि फंजाई जो है अगर आप देखें तो ये फूड ख़राब भी करता है, और हम लोग फंजाई खाते भी हैं, और ये वेजिटेरियन डिश में आता है। फिर भी इसको हम लोग जो है प्लांट में नहीं रखते हैं, इसके लिए हमको अलग किंगडम बनाया ना पड़ा, क्योंकि इसके जो है और भी फीचर्स अलग हैं प्लांट किंगडम से। तो इसको एक अलग उसमें रखा गया कि इसको एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंस है, इस तरह से हमको बताना पड़ा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जो है कि कवकों का आर्थिक महत्व क्या होता है, मतलब फंजाई का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम क्या है, मशरूम ही तो फंजाई है। तो मशरूम देखिए आपको कवक लग जाएगा तो खाने में आप ब्रेड में खाएंगे नहीं, और खुद फंजाई खरीद के खाते हैं, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कवकों का आर्थिक महत्व के बारे में, तो खाद्य पदार्थ के रूप में देखिए हम कौन कौन से जो है कवक यूज़ करते हैं, जैसे कि अगैरिकस हो गया, मॉर्केला हो गया, लाइकोपर्डोन हो गया, मशरूम हो गया। मशरूम तो इतना कॉमन है कि हर कोई जानता है, लेकिन इसके अलावा जो और भी नाम हैं आप इनको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर अगर हम देखें तो औषधि बनाने में या मेडिसिन बनाने में बहुत से फंजाई जो है एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे पेनिसिलियम,
पेनिसिलियम किससे बनता है? पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से बनता है। अच्छा, पेनिसिलियम नोटेटम जो है, जो पेनिसिलिन बनाया था, किसने बनाया था? इसके ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया है। इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाने के लिए 1945 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का भी नाम कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर हो गया क्लोरोमाइसिटीन हो गया, नियोमाइसिटीन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया। जो और भी एंटीबायोटिक्स हैं, और भी एंटीबायोटिक्स का निर्माण जो है किससे होता है? कवकों से ही होता है। फिर अगर आगे हम देखें तो सैक्रोमाइसिस जो है क्या करता है? सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किसमें यूज़ होता है? ब्रेड बनाने के काम में आता है। ठीक है, और एस्परजिलस का और पेनिसिलियम का उपयोग किस में करते हैं? पनीर उद्योग में करते हैं। जैसे पनीर क्या होता है, रात भर रख देते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया फंजाई या कुछ होता है, तभी तो पनीर बनता है। तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम की वजह से क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग पनीर उद्योग में भी करते हैं। एल्कोहल बनाने में जो है, शराब बनाने में तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कवकों का। जो ईस्ट का उपयोग होता है वो हम लोग किस में करते हैं? एल्कोहल इंडस्ट्री में ही तो करते हैं। तो इतने तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम इनके बेनिफिट्स को देख सकते हैं। तो इनसे बेनिफिट भी है, ये हार्म भी करते हैं, चीज़ों को, खाने को ख़राब करते हैं। ब्रेड पे आपने देखा होगा कि जो है फंजाई लग गई, ख़राब हो गया, अचार में लग गया, सब तो इतने कॉमन है कि हर घर में सब कोई जानता है। लेकिन आप साइंटिफिक तौर पे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उन कवकों के या उन फंजाइस के नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कवकों के हानिकारक प्रभाव। तो कुछ कवक जो है मनुष्य में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एस्परजिलस क्या होता है, वो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलोसिस रोग फैलाता है। ठीक है, तो मनुष्य में क्या है कि जो इसके दोनों बेनिफिट हैं, कहीं ये खाने के भी यूज़ हो रहा है और कहीं ये मनुष्य के अंदर रोग भी फैला रहा है। जो दाद होता है, आप लोग जल्दी सुने होंगे रिंग वर्म, जैसे कहीं कहीं दाद हो जाता है, जैसे गले में देखिए अक्सर हो जाता है, कहीं कहीं आपको हो जाता है। तो उसको वो किसकी वजह से होता है? जो रिंग वर्म होता है वो भी ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा होता है। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। जो रिंग वर्म होता है वो ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा होता है। ठीक है, और जो राइजोपस है, म्यूकर है, स्पर्जिलस है आदि जो है क्या करते हैं? ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक, कुछ कवक क्या करते हैं? कुछ कवक जो है निमेटोड का भक्षण कर देते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीडिसियस कवक बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक, और कवक से जो है कई प्रकार के एंजाइम्स प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि एस्परजिलस ओराइची से एमाइलेज से इन्वर्टेज तथा पेनिसिलियम से पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप नोट कर लेंगे या एक जगह बना लेंगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसका आंसर दे जाएंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए कि जो है राइजोपस को क्या कहते हैं? राइजोपस को ब्रेड माउल्ड कहते हैं अथवा पिन माउल्ड कहते हैं, पिन मोल्ड कहते हैं। ठीक है, और एस्परजिलस को क्या बोलते हैं? ब्लू मोल्ड कहते हैं। तो ये एग्जाम्स में आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। बाकी जितना मैंने आपको यहाँ बता दिया है, इन सभी को अगर आप एक जगह से अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जैसे कि हम लोग मशरूम जो है खाने में यूज़ करते हैं, तो मशरूम जैसे हम लोग खाते हैं, लेकिन कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं। गलती से कभी क्या होता है, कोई उसको खा लेता है तो मर भी जाता है। जैसे कि वेब कैप हो गया, स्कल कैप हो गया, डेथ कैप हो गया, ये सब भी जो है मशरूम है, लेकिन ये सभी क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। तो हमको मतलब ये देख के भी खाना रहता है कि मशरूम कौन सा है कौन सा नहीं। गलती में अगर आपने वो सब खा लिया मशरूम के जैसे जो दिखते हैं, वेब कैप, स्कल कैप, तो आप जान लीजिए कि आपकी मृत्यु निश्चित है। फिर तो थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी पड़ती है। तो जो थैलोफाइटा समूह के अंदर एल्गी और फंजाई हैं, इन दोनों के बारे में मैंने यहाँ आपको सारी चीज़ें बता दी। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को बता दिया, सभी पॉइंट्स को नोट करा दिया है। तो मुझे लगता है कि इतने पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए होंगे, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट्स को बनाते चलें, जिससे कि एग्ज़ाम के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस PDF को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।